Hello students, I am Dr. Neelam Sharma. Welcome to my channel विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट एंड एडुलर्न। दोनों की एक कंबाइन जो मैं बना रही हूँ वीडियो, दोनों की कंबाइन है। जो रिसर्च एप्टीट्यूड है फर्स्ट पेपर का वो, और जो है 6th यूनिट जो हमारी एजुकेशन की है वो, क्योंकि ये दोनों लगभग एक ही समान है। और जितनी ज़्यादा आप इसको कंबाइंड रूप में पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा उसमें आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने पेपर में। तो मैंने जो रिसर्च के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने रिसर्च के बारे में पूरा परिभाषाएं सब चीजें मैंने बता दी थी, पूरा उसके अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। पहली वीडियो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। उससे आगे का आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अनुसंधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य, जैसे कि मैंने लिखा भी है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, यानी कि जो अनुसंधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, कि इसके उद्देश्य क्या, सबसे पहले क्या है। सबसे पहले एक जो कोटेशन में हम इसको जान लेते हैं कि सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, है ना। क्या है रिसर्च, क्या है, सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। एक सिस्टम है, इधर उधर कुछ भी नहीं हो सकता है। जहां भी कुछ इधर उधर होगा वहां हमारी रिसर्च, हम पूर्ण रिसर्च नहीं कर पाएंगे। उसमें जो फाइंडिंग्स है उनमें रिजल्ट देखने को मिलेगा कि ये सही नहीं है, अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो इस तरीके से रिसर्च क्या हुआ, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। तो न्यू नॉलेज का मतलब क्या होगा, पहला इसमें क्या होगा उद्देश्य, पहला क्या है इसका उद्देश्य, किसी भी नई घटना से परिचित होना। हमें मान लीजिए हमें रिसर्च करनी है, तो हमें कोई नई घटना, हमें कोई नया टॉपिक न्यू होनी चाहिए। न्यू नॉलेज तो तभी न्यू होगी ना जब घटना हमारे पास नहीं होगी। पहले से जो जिन पर रिसर्च हो चुकी है उन रिसर्च करने से क्या फायदा है। हम कोई नई घटना लेंगे, नया टॉपिक लेंगे, है ना, तभी तो हमारी रिसर्च सही होगी। किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना, किसी भी क्षेत्र में हम मान लीजिए हम साइकोलॉजी में, मान लीजिए हम एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अब फर्स्ट पेपर में तो रिसर्च एप्टीट्यूड में तो हम किसी भी उसकी ले सकते हैं, किसी भी एरिया में रिसर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हमें साइकोलॉजी है हमारा सब्जेक्ट, हमारा साइंस है यानी बायोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है हमारा, उसमें जो है उस सब्जेक्ट में जो भी हमारा टॉपिक है उसमें न्यू अंतर्दृष्टि, यानी कि उसमें जो है नई अंतर्दृष्टि, इंसाइट, उसके अंदर डीप जा करके हमें रिसर्च करनी होती है। हम इंसाइट, हमें अंतर्दृष्टि को क्या करता है, विकास करना होता है। उसके जो रिसर्च हो चुकी है फिर हम उसमें से नया कुछ निकालेंगे और नई अंतर्दृष्टि विकसित करेंगे, नया कुछ उस नए फाइंडिंग्स निकालेंगे, कुछ नया उसके अंदर निकालेंगे कि ये हमने इसके अंदर पाया है नयापन। वर्तमान ज्ञान का सलेशन और समीक्षा करना, जो वर्तमान ज्ञान है, रिसर्च किसको होती है, रिसर्च का उद्देश्य यही नहीं है कि नई फाइंडिंग्स ही करनी, बल्कि एक और उद्देश्य और भी है। तीसरा उद्देश्य क्या है इसका, तीसरा उद्देश्य है वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण और विश्लेषण। कई बार संश्लेषण और विश्लेषण करने के लिए भी जो है रिसर्च की जाती है। वो कितनी टाइप की रिसर्च होती है, जैसे कि हम साहित्य में रिसर्च करते हैं, या फिर हम मान लीजिए कोई बिजनेस में है, उसकी प्रॉब्लम से संबंधित कोई रिसर्च है, हम बहुत सारे रिसर्च करते हैं। तो कई कई जगह संश्लेषण के कार्य भी करती है रिसर्च, कई विश्लेषण के कार्य भी करती है रिसर्च, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा वर्तमान परिस्थितियों की जांच करना एवं समस्याओं का समाधान करना। वर्तमान परिस्थितियों की जांच करना, जैसे मान लीजिए वर्तमान परिस्थितियां हैं उनकी जांच करना। कई बार कंडीशंस, कई बार जैसे मान लीजिए इंस्पेक्शन करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन का हमने इंस्पेक्शन किया और वहां हमने देखा कि ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से संबंधित हमें प्रॉब्लम मिल गई। अब हमें क्या करने, रिसर्च करने है कि इस जो इंस्टीट्यूशंस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे निपटा सकते हैं, तो उनके बारे में भी रिसर्च करते हैं, ठीक है। सामान्य मुद्दों का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, सामान्य मुद्दे जो जनरल मुद्दे होते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा का मुद्दा है, जनसंख्या वृद्धि का मुद्दा है, या पर्यावरण का मुद्दा है, प्रदूषण का बहुत सारे मुद्दे होते हैं। इन मुद्दों पर भी हमें क्या होता है, हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। और एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन करना, या फिर एक नई प्रणाली, जैसे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये किसी ने रिसर्च ही तो की है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रिसर्च ही तो की है। जो नई हमारी जो नई जो 2020 की जो हमारी एनईपी है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे जो रिसर्चर हैं उन्होंने रिसर्च की है, उनके आधार पर ही हमने अमेंडमेंट किए हैं अपनी नई शिक्षा नीति में। तो इस तरीके से जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम रिसर्च के माध्यम से जो है क्या करते हैं, नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन होता है। सिस्टम भी चेंज होते हैं, सिस्टम भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो शिक्षा की नई नई शाखाओं का जन्म वस्तु, क्या अब कितने पॉइंट हो गए आपके पास में,
1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपके पास हो गए हैं। हमारे इतने उद्देश्य हैं, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे हमारे उद्देश्य है रिसर्च के। किसी भी तरह का उद्देश्य होता है, एक ही चीज नहीं है कि नया कुछ खोजना है ना। विश्लेषण संश्लेषण भी हो सकता है, नई नई कोई प्रणाली भी हम विकसित कर सकते हैं, है ना। नई नई प्रक्रिया विकसित कर सकते, सामान्य मुद्दों का भी विश्लेषण कर सकते हैं, साहित्य में रिसर्च कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों की क्या वर्तमान परिस्थितियां, हमारे जो सिस्टम, हमारे मान लीजिए ऐसे एजुकेशन सिस्टम की वर्तमान क्या परिस्थितियां हैं, या अगर कोई मान लीजिए इकोनॉमिकल सिस्टम, जरूरी है एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है हमारा, उसके ऊपर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रिसर्च करते हैं। शिक्षा की नई नई शाखाओं का जन्म वस्तुतः इसी ज्ञान विस्तार की स्वाभाविक परिणति है। मान लीजिए नई नई शाखाएं, शिक्षा की, अब हम शिक्षा से संबंधित बात कर रहे हैं, तो शिक्षा में नई नई जो शाखाओं का जन्म हो रहा है, वो भी वस्तुतः इसी का परिणाम है। किसका परिणाम है? रिसर्च का परिणाम है। शाखाएं कैसी? मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये हमारी शाखाएं तो है, जो नई नई शाखाएं, मल्टीपल एग्जिट इंजिट, इन पर भी तो किसी ने रिसर्च की है कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पहले ये देखा कि क्या ऐसा हो सकता है, लगा कि हाँ फाइंडिंग्स है, हाँ मल्टीपल एग्जिस्ट, और वो भी हो सकता है बच्चों का जो है कभी मतलब कॉलेज छोड़ने के बाद भी आ भी सकते हैं, पढ़ के जा सकते हैं, और फिर भी दोबारा से एडमिशन ले सकते हैं। तो इसको रिसर्च को कंप्लीट किया और फाइंडिंग सही आई, तभी तो हमने इसको अपनी आईएनपी में इंक्लूड किया। इस तरीके से, जैसे पत्रकारिता, मैंने बताया पत्रकारिता है, लोक प्रशासन, साहित्य भी कह सकते हैं, प्रबंधन आदि कुछ ऐसे विषय हैं जो कार्य क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर विकसित हुए हैं। ठीक है। अवशोधात्मक गतिविधियों से न केवल विषयों का विस्तार या समृद्धि होती है, वरन नए नए शैक्षणिक अनुशासनों का उद्भव भी होता है। नए नए शैक्षिक अनुशासन यानी कि नए नए शैक्षिक डिसिप्लिन, यानी कि सब्जेक्ट का भी निर्माण होता है। यानी कि खाली नई नई कोई मतलब ये नहीं कि खाली जो है विषयों का विस्तार या नई नई जो है समृद्धि होती है, बल्कि शैक्षिक अनुशासन, मतलब नए नए सब्जेक्ट का भी क्या होता है। बहुत सारे, आज से 20-50 साल पहले, 30 साल पहले जो सब्जेक्ट नहीं थे, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे थे जो नहीं थे, लेकिन आज वो है। आज सब्जेक्ट, अब नए नए सब्जेक्ट आ गए, तो वो रिसर्च किया ना कि ये समस्याएं और इनको समस्याओं को इनको दूर करने के लिए हमें कुछ पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा उसमें, उसको फिर सब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। सब्जेक्ट के निर्माण में सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स, यूनिट्स इंक्लूड की जाती है, ताकि इस विषय से संबंधित उस व्यक्ति को, इस विषय से संबंधित उनको ज्ञान हो सके, है ना। मान लीजिए आईसीटी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, कंप्यूटर, पहले तो आईसीटी सब्जेक्ट ले लीजिए कि अब आईसीटी सभी जगह, सभी ज्यादातर कोर्सेज में आईसीटी का इंक्लूड है। तो पहले तो हमने आईसीटी को ये देखा कि समस्या क्या है, हमें लगा टेक्नोलॉजी की समस्याएं हैं, और टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान हर क्षेत्र में होना थोड़ा थोड़ा आवश्यक है। तो हमने फिर हमने इस तरह से रिसर्च की कि हाँ वास्तव में फाइंडिंग्स ऐसी आई कि वास्तव में सभी को इस चीज की जरूरत है। तो इस तरीके से फिर हमने क्या है, आईसीटी एक सब्जेक्ट के रूप में हम अब पढ़ाने लगे हैं। जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट भी इसमें सब्जेक्ट है, बीएड में देख लो या एमएड में देख लो, थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट का भी है इसमें, है ना। नेट में भी है, मैनेजमेंट का है। तो इस तरीके से हम जो है नए नए डिसिप्लिन तो तैयार करते ही हैं, नई समृद्धि और विस्तार तो हम कर ही रहे हैं इसका एजुकेशन का, लेकिन नया डिसिप्लिन भी तैयार हो जाता है जब हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च के द्वारा ही होता है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड आईसीटी के विस्तार ने, मैंने अभी बताया, इससे पहले मैं आने वाला था, इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन में आईसीटी की जरूरत है, इंटरनेट की आवश्यकता है, तो सबको ज्ञान उसका होना चाहिए, है ना। किस चीज में होना चाहिए? ग्लोबलाइजेशन में। अगर हमें ग्लोबलाइजेशन करना है, अगर हमें ग्लोबलाइजेशन करना है, तो हमें आईसीटी, इंटरनेट, इनका ज्ञान होना चाहिए। और ये रिसर्च के द्वारा फाइंडिंग्स में आ जाता है कि इनकी आवश्यकता है, और इनकी आवश्यकता को पूर्ति के लिए हमें एक न्यूट्रल सब्जेक्ट की आवश्यकता है, कि जो सभी टीचर्स की आज की डेट में आवश्यकता है। जैसे कंप्यूटर सबको आना चाहिए, चाहे कोई ह्यूमैनिटीज का टीचर है, चाहे साइंस का टीचर है, चाहे कोई कॉमर्स का है, चाहे मैनेजमेंट एमबी की हुई, सबको कंप्यूटर आना चाहिए, और जो आईसीटी आनी चाहिए, इंटरनेट आना चाहिए, उनको कार्य करना आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से, तो अनुसंधान से ही हम इसको नॉलेज प्राप्त करते हैं कि अब हमें मान लीजिए ये अनुसंधान के द्वारा, ये अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं, इन क्षेत्रों में हमें कार्य करना है। फिर अनुसंधान की विशेषताएं, अब विशेषताएं क्या है? अनुसंधान की कुछ विशेषताएं भी हैं, उनका देख लेते हैं। ये आपका 6th यूनिट भी है,
सिक्स यूनिट भी एक डबल है आपको, कंबाइंड है, सिक्स यूनिट भी हो गई आपकी, और जो है रिसर्च सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड प्लस ये दोनों है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड और सिक्स यूनिट रिसर्च की, दोनों कोई मैं कंबाइंड रूप से ले रही हूँ ताकि दोनों जो बच्चे हैं जो एजुकेशन से नेट कर रहे हैं और जो फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं दोनों का कोई इसमें इससे बेनिफिट होगा इस वीडियो से, है ना। तो अनुसंधान की विशेषताएं, अनुसंधान की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ये क्या है, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, विशेषताएं क्या होनी चाहिए, यानी कि विशेषताएं क्या होनी चाहिए, अनुसंधान की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। अनुसंधान करने वाले हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी होगी, कुछ होंगी, तो उनको हम देखते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहली है इसमें नंबर 1 ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव क्या है, वस्तुनिष्ठता, इसको क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठता हिंदी बोलते हैं। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है शोध पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारा जो शोध हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, हमारे सोचने का तरीका, पूर्वाग्रह, हमारा किसी मान लीजिए किसी टॉपिक पर हमारा पहले से कुछ निर्धारित नहीं होना चाहिए कि हम ये क्या सोचते हैं। ये तो फाइंडिंग्स बताएंगे, ये पूरा मेथोडोलॉजी जो हमने मेथोडोलॉजी अपनाई है, हमारा टॉपिक क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने मेथोडोलॉजी अपनाई और फाइंडिंग्स बताएंगी कि क्या रिजल्ट है। ये नहीं कि मैंने पहले से ही सोच रखा है ना। मान लीजिए मान लीजिए किसी भी संबंधित कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने पहले से ही उसका आंसर, ये आंसर मेरे मन में है, वो नहीं चलेगा। हमें पूरी जो है इसकी रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद जो है क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, फिर मेथोडोलॉजी अपनाएंगे, फिर फाइंडिंग्स करेंगे, और फिर जो है डाटा कलेक्शन करेंगे, उसके बाद फाइंडिंग्स करेंगे, फिर जो है उसको जनरलाइजेशन करेंगे। तो ये हमारा, इसलिए हमारा जो है पहले से हमने क्या सोच के रखा है और फाइंडिंग्स बिल्कुल डिफर हो सकती हैं, वो एक जैसी नहीं हो सकती हैं। अगर हमारा व्यक्तिनिष्ठता उसमें आ जाएगी तो वो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो गलत हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है इसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ठीक है। और जो है अत्यधिक सावधानी बरतते हैं ताकि शोध का परिणाम उसकी स्थिति, व्यवहार, ये मैंने जो बताया तो व्यवहार, इमोशंस, फीलिंग्स कुछ भी उसके अंदर नहीं आ सकता है। केवल जो रिसर्च है उससे संबंधित हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उससे संबंधित मेथोडोलॉजी अपनाएंगे और उससे संबंधित हम जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, फिर फाइंडिंग्स आएंगी और फिर जो है जनरलाइजेशन करेंगे। तो ये हम उस टॉपिक के आधार पे करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसके आधार पर करेंगे, नहीं कि अपनी सोच के आधार पे उसको बनाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिविटी भी इसमें जरूरी होती है। दूसरी चीज है इसमें, दूसरी विशेषता है इसमें रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसको, विश्वसनीयता, क्या बोलते हैं इसको, विश्वसनीयता, ठीक है। अनुसंधान के संदर्भ में विश्वसनीयता, स्थिरता, इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि आज भी रिजल्ट का यही उत्तर है, आज भी मैंने जो कोई मान लीजिए टेस्ट लिया, आज भी इसका यही रिजल्ट आया, 2 साल बाद भी ये रिजल्ट आएगा, 3 साल बाद भी ये रिजल्ट आएगा, यानी कि कंसिस्टेंसी, रिजल्ट में कंसिस्टेंसी। सत्यापन, वेरिफिएबिलिटी बोलते हैं इसको, वेरिफिएबिलिटी भी बोलते हैं इसको, सत्यापनशीलता, है ना। मान लीजिए कि शोधकर्ता ने दिल्ली के छात्रों के परीक्षा परिणामों पर सोशल मीडिया, मान लीजिए अब ये कोई प्रॉब्लम ले ले कि आज जो हमारे परीक्षा परिणाम है, स्टूडेंट वो देते हैं, एग्जाम देते हैं, उन पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, हो रहा है ना, निगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है। तो प्रभाव है, यानी कि हम प्रभाव देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए किसी शोध किया और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा, यदि कुछ अंतराल बाद कुछ समान परिस्थिति, वैसी परिस्थितियां हैं, बिल्कुल वही बच्चे हैं, वैसी परिस्थितियां हैं, फिर से हमने वही टेस्ट लिया, वही उत्तर आया, यानी कि वही रिजल्ट आया, परिणाम वही आया, इस तरीके से 1-2 बार हमने किया और वही परिणाम आया, तो हम मान लेंगे कि ये जो हमारा जो टेस्ट है वह विश्वसनीय है, क्योंकि सेम परिस्थितियां थी, बच्चे सेम बच्चे थे, सेम परिस्थितियां थी, सेम टेस्ट दिया और रिजल्ट वही आए, यानी कि कंसिस्टेंसी इसका एक की पॉइंट है, कंसिस्टेंसी। और जो है इसको जो है रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट बोलते हैं,
है ना। विश्वसनीयता गुणांक भी इसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी इसका नाम है, वेरिफिएबिलिटी अब जो बताया था वो भी इसका नाम है, रेप्लिकेबिलिटी ये भी इसको बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी भी इसका नाम है, यानी कि 4-5 इसके नाम है रिलायबिलिटी के। ठीक है, अब एक और चीज है इसमें, रिलायबिलिटी बहुत वास्ट वो है, हल्का हल्का धीरे, क्योंकि मैं विशेषताएं बता रही हूँ, खाली रिलायबिलिटी वैलिडिटी तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिलहाल तो मैं इसके संदर्भ में बता रही हूँ, रिसर्च के संदर्भ में, तो जितना जितना आवश्यक होगा उतना ही बताऊंगी कि हाँ केवल आपके लिए यही जानना जरूरी है, फिर रिलायबिलिटी वैलिडिटी को और व्यापक रूप से बताया जाएगा। डेफिनाइटनेस है क्या मतलब, निश्चयात्मकता, डेफिनाइटनेस यानी कि निश्चयात्मक, निश्चयात्मकता, डेफिनाइटनेस मतलब निश्चयात्मकता। यह विधि की प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर ही लागू होता है। यहाँ सूचना अथवा प्राप्तांकों के नियोजन, संकलन, परीक्षण इत्यादि सभी चरणों में हम इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, किसका, निश्चयात्मक। जितने भी हमारे पास परिणाम आएंगे, यानी कि परिणाम दोनों पर, विधि यानी कि जो मेथोडोलॉजी है और जो रिजल्ट आया उन दोनों पर निश्चयात्मकता, निश्चित यानी कि हमें निश्चय क्या, यानी कि ये चीज हमें लागू करनी है, इन चीजों को हमें अपनाना है, निश्चय करेंगे तभी तो होगा, डेफिनाइटनेस होगी तभी तो यह विधि की प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर लागू होता है डेफिनाइटनेस। ठीक है, यानी कि निश्चयात्मकता। यहाँ सूचना अथवा प्राप्तांक जो है हमारे, प्राप्तो प्रदत्तो जो प्रदत्त डेटा जो है हमारे, प्रदत्त मतलब सूचनाएं और जो डेटा है इनके नियोजन, संकलन, परीक्षण इत्यादि, यही मैंने बताया ना कि इन दोनों बातों से एक निकला है विधि का मतलब जो हम विधि अपनाएंगे, डाटा कलेक्ट जिन विधियों के द्वारा हम करेंगे, है ना, इंटरव्यू के द्वारा कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं, वो सब चीजें, परीक्षण इत्यादि सभी चरणों में हम इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमें निश्चय होना चाहिए हम ये यूज कर रहे हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हम ये मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, और इस मेथोडोलॉजी में डाटा कलेक्शन करने के लिए ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और दूसरे हैं जो है सोशियोमेट्री कर रहे हैं, और कुछ जो है और दूसरे कर रहे हैं, तो कौन सा अपना रहे हैं, किस तरीके से। वैलिडिटी, अब वैलिडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, वैलिडिटी जो है इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है। वैलिडिटी क्या है, ये छोटा छोटा पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर जब भी मुझे समय मिलेगा तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को मैं बहुत अच्छे से आपको कराऊंगी, जब भी मुझे समय मिलेगा, इस वीडियो के अलावा जब भी समय मिलेगा। फिलहाल तो मैं रिसर्च के संदर्भ में आपको करा रही हूँ, तो थोड़ी जानकारी आपको चाहिए, है ना, तो उतनी दे रही हूँ। वैलिडिटी, वैधता क्या है, जिस उद्देश्य को लेकर कोई परीक्षण बनाया जाता है। मान लीजिए मैंने मैथमेटिक्स का कोई परीक्षण बनाया, या मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मैंने कोई प्रॉब्लम ली जनसंख्या से संबंधित, बढ़ती हुई जनसंख्या का हमारे आज के जीवन पर प्रभाव। मान लीजिए मैंने ये अब यहाँ पर तो टेस्ट की तो बात नहीं है, रिसर्च की बात चल रही है, मान लीजिए लिया बढ़ती हुई जनसंख्या का हमारे आम जीवन पर प्रभाव। अब ये ले लिया, अब ये जो है इससे अब हम मान लीजिए हमने टूल्स अपनाए, कोई मेथोडोलॉजी अपनाई, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, जितने भी अंदर के हम जितने भी जो भी कार्य करेंगे वो हम उसके अंदर वो सारे क्या करेंगे, हम वैलिड होने चाहिए हमारे, यानी कि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी थीम है संबंधित, जब टेस्ट लेंगे, टेस्ट में क्वेश्चन बनाएंगे, हम क्वेश्चन में हम क्वेश्चन किससे संबंधित देंगे, उस जो टेस्ट मैथमेटिक्स का टेस्ट है, यानी कि जो जनसंख्या से संबंधित जो हमने टॉपिक लिया है उससे संबंधित ही हम उसमें क्वेश्चन लेंगे। तो इस तरीके से हमें वैलिड हमारा ये जो रिसर्च होगी, है ना, उसी को मापता है, यानी कि जिस चीज को हम लेकर उसी को मापता है, यानी कि रिसर्च तो कर रहे हैं जनसंख्या का, और कर रहे हैं किस पर, हम पर्यावरण पर। सारे जो हमारे डेटा जो हमने इंफॉर्मेशन ली, डेटा ली, रिव्यू लिटरेचर किया, मेथोडोलॉजी अपनाई, डाटा कलेक्शन किन टूल से किया, ऐसा हमने कर लिया पर्यावरण पे, तो गलत हो गया हमारा, है ना, उसी से संबंधित यही वैधता ही है। अब है इसमें वैधता भी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की, ए बी, दो नाम डाल देते हैं हम इसमें, ए बी। इंटरनल, जिस सीमा तक कोई माप अपने आप में सुसंगत है उसको आंतरिक विशेषणता कहा जाता है, यानी कि जहां तक, यानी कि जो उसके अंदर की सुसंगता है वो होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। जो कंटेंट है वो आपस में संबंध सुसंगत होना चाहिए, यानी कि उसमें आपस में सुसंगतता नहीं है ना, आपस में सुसंगता नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कंटेंट है,
वो सुसंगत होना चाहिए, कि हमें लगना चाहिए कि हाँ इसी से संबंधित है। जो टेस्ट हमने बनाया है यानी कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं, वो जो वो जो कंटेंट है वो भी जो है उसी से संबंधित है। इसको आंतरिक विश्लेषण में कहते हैं। बाह्य क्या कहते हैं? बाह्य वैधता किसको कहते हैं? अध्ययन को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान सर्वेक्षणों में एक प्रतिवादी की प्रतिक्रिया केवल एक गैर प्रतिभागी पर्यवेक्षक की उपस्थिति के प्रभावित हो सकती है। बाह्य वैधता मतलब कि बाह्य वैधता का मतलब कि बाह्य कोई भी किसी भी तरह का कोई भी जो है वेरिएबल या कोई भी अन्य कोई चीज उस हमारी जो रिसर्च है उसको प्रभावित ना करे, बाहरी रूप से भी वैध होना चाहिए वो, यानी किसने कोई इफेक्ट ना डाल दे उस पर। इनका कहने का मतलब यही है। अब जो है इसमें बाह्य वैधता में भी बहुत सारे हैं इसके। तो स्टूडेंट्स आज के कल मैं कराऊंगी आपको टेस्ट सी टेस्ट मेथड क्या होता है, इंटर रेटिंग मेथड क्या होता है, यानी कि बाह्य वैधता में जो प्रकार इंटरनल, अब दो तो इसमें मैंने इंटरनल वैधता वैधता के दो प्रकार हो गए, इंटरनल वैधता और एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी के भी दो प्रकार हैं। कौन से हैं? टेस्ट टेस्ट मेथड और इंटर रेटेड मेथड। तो ये मैं कल कराऊंगी आपके, बहुत सारे हैं इसमें। फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, प्रोडक्टिव वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी, पोस्ट डायरेक्टिव वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक्यूरेसी, ये तो छठा पांचवा हो गया इसका एक्यूरेसी सामान्यकरण। जब अब जाके जो है इसका जो है ऑब्जेक्टिव वैलिडिटी, और चौथा हो गया आपका कौन सा हो गया? निर्माण वैधता। ये तो इसमें ही हो गया सारे के सारे। शुद्धता और सामान्यकरण है ना, ये आपके जो है इसमें 4-5 प्रकार हैं। और जो वैलिडिटी में, वैलिडिटी के बहुत सारे प्रकार हैं, है ना, वैलिडिटी के ही बहुत सारे प्रकार है जो मैं कल आपको कराऊंगी। रिलायबिलिटी के प्रकार हैं, लेकिन वो ये बताऊंगी मैं आपको। बाह्य वैधता के प्रकार में कल कराऊंगी आपको, है ना। ये जो रिलायबिलिटी के हैं, ये टेस्ट मेथड रिलायबिलिटी के हैं, इंटर रेटिंग मेथड, ठीक है। तो ये जो है कल कराऊंगी मैं आपको। आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जिस नेट की तैयारी करते रहिए। कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस। कई बार होता है कि हम किन्हीं कारणों से कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, कुछ अपने पर्सनल कारण होते हैं, कभी कभी इतना गहन कारण होता है कि बताया भी नहीं जा सकता कि क्या करना रहा। तो जो है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय।